ब्रैड पिट और एंजेला जोली भी उस फिल्म में थी। तो ऐसी फिल्म हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं जिसमें मिस्टर एंड मिसेस देवगन भी बन जाए। बहुत सारे सवाल जहन में होंगे, लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं। चूंकि शुरुआत हो रही है आज और मुंबई पहुंचे और बॉलीवुड के जरिए शुरुआत हो, मेरे ख्याल से ये एक अपने तरीके का आज तक के लिए नहीं बल्कि तमाम न्यूज़ चैनलों के लिए भी एक अलग तरह का आज माइलस्टोन होगा, जिसमें शुरुआत हम लोग बॉलीवुड से कर रहे हैं। अजय देवगन जी, आपकी फिल्म आने वाली है और पता नहीं आपकी धड़कनें कितनी बड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त समूचे देश और दुनिया की धड़कनें बॉलीवुड को लेकर पड़ी हुई है। वजह क्या है? आई थिंक उतनी बड़ी नहीं है जितनी बनाया जा रहा है, जितना नॉर्मल है। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। कुछ लोग को चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग को चिल्ला रहे हैं, बट नॉर्मल फिल्में रिलीज हो रही हैं, एंटरटेनमेंट है, तो धड़कने बढ़ने का कोई वजह है नहीं। नायक तो वही होता है जो एक्सप्रेशंस दे नहीं, लेकिन उसके अंदर एक्सप्रेशंस चल रहे होते हैं। लेकिन पहली बार हमने देखा कि आपके एक्सप्रेशंस खुलकर सामने भी आए कुछ ऐसे इश्यूज पर जिस इश्यूज पर सामान्य तौर पर आप बोलते नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ? जैसे एक सवाल उठा इस देश के भीतर कि क्या वाकई पाकिस्तान के कलाकारों को ऐसे वक्त आना चाहिए जब दो देशों के बीच एक लकीर खिंच रही है। लेकिन जब ऐसे इश्यूज उठते हैं तो आप देखेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूं, बिला वजह नहीं बोलता हूं और ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन जब बोलने की जरूरत होती है तो हमेशा बोलता हूं। जो मुझे लगता है कि बोलना ज़रूरी है, वो सिर्फ इस वक्त नहीं, आप पहले भी अगर आप मेरे ट्वीट्स देखें, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप ज़्यादा ट्वीट नहीं करते, तो मैं कहता हूँ अगर बोलने के लिए जब कुछ होगा तब ट्वीट करूँगा। तो मैं ट्वीट वैसे नहीं कर सकता कि अब मैं नहाने जा रहा हूँ, अब मैं खाना खा रहा हूँ और अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं वहाँ हूँ। तो जो चीज़ ज़रूरी लगती है मुझे, यू फील लाइक एक्सप्रेसिंग, वो मैं ज़रूर हमेशा से करता आया हूँ। काजोल जी ट्वीट करती हैं, आप ट्वीट करते हो? कभी कभार और मैं उनसे बहुत कम भी करती हूँ। काजल, इनफैक्ट काजल का जो ट्विटर हैंडल है वो एक ही वजह से बना था, because she was can you tell them about that? Because basically मैंने शुरू किया था because we started this campaign called Help a Child Reach 5। तो हमने एक्चुअली उसके लिए शुरुआत की थी वहाँ से, क्योंकि Help a Child Reach 5, it's called Help a Child Reach 5। My handle is called Kajol at UN, क्योंकि हम UN जा रहे थे, हम उस पर बातचीत करने जा रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं on a global level, हम how do we incorporate Help a Child Reach 5 with the other causes that are there brought forward. And so it was amazing that when we talked about rehabilitation, actually Help a Child Reach 5 जिस चीज़ के बारे में बात करता है, that is about, it is not a charity, it is about rehabilitating your habits to make a much healthier and better future for yourself. So जब हमने शुरुआत की थी क्योंकि जब पहले हम बात करते थे हाथ धोने के बारे में कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है, तो लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़ा मजाक बना के रखा था, क्योंकि हम how can we make people take it seriously? That was our first and biggest issue. So I think we went out, and we don't, as a country, it's very difficult when we have so many issues in our country to make something like the habit of hand washing important, or to make people understand the importance of it and what all it can do. So I think Kajol at UN, the Twitter handle, was made to make people understand that yes, we are doing something on a global level. It is important, it is necessary, and that we're very, very serious about making it a part of everybody's daily life, basically. तो बेसिकली जो जरूरी चीज है वो वही हम ट्वीट करते हैं। नहीं, सही है, लेकिन ये सेंसिटिविटी जो है
ये एक माँ बनने के बाद आई या पहले से था? पहले से थी, लेकिन आई थिंक माँ बनने के बाद जब आप देखते हो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप सडनली यू नो, पहले पहले जब पैदा होता है तो डॉक्टर आपको पूरी लिस्ट बता देते हैं कि ये सब चीज़ें आपको करनी ही हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देख लो कि हमारे देसी में भी सिखाया गया है, जैसे हमारी दाई माँ जो आती है या जो आप जिसको भी आप बुलाते हो घर पे, मेरी माँ, मेरी सास, सब बताते हैं कि नहीं बेटा ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। लेकिन कोई इतना स्ट्रेस नहीं देता है कि साफ सफाई पे इतना स्ट्रेस नहीं देता है। वो तो सिर्फ डॉक्टर बताते हैं आपको कि पहले 40 दिन में आपको हाथ धोने हैं, हर चीज़ से पहले हाथ धोने हैं। आप बिफोर यू टच योर बेबी यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। तो हमारे काफ़ी झगड़े हुए हैं इस पर। तो मेरी जब निस्सा पैदा हुई थी तो आई थिंक पहले 40 दिन में तो हमने तो मतलब सॉलिड लेवल पे झगड़ा कर दिया था। और क्योंकि मैं आई वॉज लाइक वेरी एनल अबाउट इट एंड आई वॉज लाइक नहीं, जो भी आएगा अंदर हाथ धोएगा, पहले यहाँ तक हाथ धोएगा, फिर उसके बाद हैंड सैनिटाइजर लगाएगा, फिर उसके बाद क्लीन कपड़े पहनेगा। तो आई हैड आई थिंक टेकन इट ऑन इट, आई रियली फेल्ट इट। एंड देन व्हेन आई सॉ द स्टेटिस्टिक्स इन आवर कंट्री, when I saw the statistics globally, जब अब हम आप you know when we talk about numbers, and our country is one of the highest countries with child mortality in it, and the time that the children, I mean the time that we lose our children is in the first 40 days, in the first 28 days. So that is very hygiene driven. That is, it's more that we lose them to diarrhea and pneumonia, which is, जब हम बात करते हैं कि जुकाम हो गया है तो हम कभी उसको सीरियसली लेते भी नहीं है एज अडल्ट्स, बट वी डोंट रियलाइज दैट फॉर चिल्ड्रन दैट इज डायरिया एंड निमोनिया इज यू नो रियली लाइफ चेंजिंग, लाइफ ऑल्टरिंग, लिटरली इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ऑलमोस्ट। इसीलिए आपने एक बड़ा लंबा ब्रेक लिया बच्चों की वजह से, एक बहुत लंबा ब्रेक लिया था। जी बिल्कुल, दैट वाज आल्सो कंप्लीटली पर्सनल चॉइस। मैंने हमेशा सोचा कि आई लव किड्स, तो मैंने हमेशा सोचा कि जब मैं बच्चे पैदा करूंगी तो आई शुड बी देयर also to take care of them, and I didn't want to work. I wanted to enjoy my kids, and fortunately, touch wood, I had the financial ability to you know stay back at home and take care of them as well. तो फिर जब फिल्मों में आप आए, दोनों को बैलेंस करने में सुविधा होती है? कोशिश तो करती हूँ। आई थिंक हमेशा एक कोशिश ही रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई देयर इज नो परफेक्ट बैलेंस। बहुत कम दिन होते हैं जब सब कुछ बहुत परफेक्टली चला जाता है, लेकिन हर दिन मुझे लगता है एक बैलेंस ही करना पड़ता है, एक चीज़ में कम, एक चीज़ में ज़्यादा। देखिए बड़ा अजीबोगरीब है कि जब आप फिल्मों में आपकी वापसी हुई तो हमें याद है शाहरुख खान का एक इंटरव्यू था, उसमें उसने कहा कि मैं हर फिल्म में काजोल को मिस करता था, और संयोग ऐसा है कि आज वो विवाद में आ गए तो उन्होंने आपको नहीं लिया, माहिरा खान को ले लिया। I have no clue. हर पिक्चर में तो मैं उनके साथ हो ही नहीं सकती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो मतलब 4-5 पिक्चरें करते हैं एक साल में, मैं 4-5 साल में एक पिक्चर करती हूँ, तो हो ही नहीं सकता है। एज ए एक्ट्रेस थिंकिंग क्या है, क्योंकि जब किसी दूसरे देश की कोई नायिका आप लेते हैं, हमारे देश में खूबसूरती कम है, एक्टिंग कम है, लड़कियां कम है, क्या है? I don't think it's anything like that. I think it depends on what catches your eye. जो आप suddenly देखते हो और आपको लगता है कि अरे ये अच्छा है, ये किसी भी देश से हो सकता है। We have a lot of actors from, we have girls like Amy Jackson, Lauren. So काफ़ी heroine आ चुकी है जो अलग-अलग देशों में से हैं। It depends on what catches your eye, literally. जैसे हमारे लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं। नहीं, ये बिजनेस है या वाकई कैचेस आई है? नहीं, बिजनेस नहीं कहूंगा मैं, बिजनेस का कोई फायदा नहीं है इसमें। आई थिंक आई डोंट सी के दो कंट्री के कलाकार अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो जाहिर है दोनों देश के आपको कंज्यूमर तो मिल ही गए, मतलब देखने वाले मिल। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरी फिल्म में स्क्रिप्ट का डिमांड है कि बहुत सारे फॉरेन एक्टर्स हैं। अब वो मैंने दुनिया भर में उनकी, क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है तो मुझे परफॉर्मेंस चाहिए थे, तो 1-1.5 साल मुझे लगा कि ढूंढने में, हर जगह हमने स्क्रीन टेस्ट किए, सब किया। फिर एक लड़की जो फाइनल हुई, जो बच्ची है, वो यूके से हुई, ये सोच के नहीं कि यूके का बिजनेस हमको आएगा। एक जो हीरोइन है वो पोलिश है, पोलैंड में हमारी फिल्म में कितना बिजनेस करेंगी। तो इंटेंशन वो नहीं था, इंटेंशन है कि कहानी की डिमांड क्या है।
और क्या, व्हाट कैचेस द आई आल्सो समटाइम्स व्हेन शी सेड, मेरी कहानी की डिमांड था कि मुझे जो हमारे इंटरनेशनल एक्टर्स चाहिए थे जो हमारी देश के ना हो, बिकॉज कहानी में वही फिट आता है कि दे नॉट इंडियंस, तो यू गो बाय द स्क्रिप्ट। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट की जरूरत अगर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट की जरूरत से इतर कुछ है तो मुश्किल है? नहीं, उसमें भी मैं कहूँगा कि आदमी ये सोच के नहीं करता, आदमी जब कास्टिंग करता है तो ये, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग कि आप दुनिया भर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हमारे इतने सारे एक्टर्स आज यूएस में काम कर रहे हैं, विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ। तो उसमें यूएस का कोई बड़ा फायदा है नहीं, जिस किस्म का बिजनेस उनका होता है, इंडियन एक्टर लेने का कोई फायदा है नहीं। बट एक टैलेंट एक्सप्लोरिंग तो वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। तो जब आप कास्टिंग करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि यार इसकी वजह से ये रेवेन्यू यहाँ से ज्यादा आएगा। इसका मतलब ज्यादातर इसका मतलब यह है कि इमोशनल माइंडिंग्स जो है, पाकिस्तान के कलाकारों का मसला आ गया, तो इमोशनल बाइंडिंग से ज्यादा नेशनलिज्म जो है वो इमोशनली कन्वर्ट हो गया। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझ इस वक्त। एग्जैक्टली इस वक्त एक जब आपने ये सवाल एक उठाया कि पहले देश, ये आपका समझ गया मैं। बिल्कुल पहले देश इसलिए क्योंकि ये सिर्फ ये रिग्रेसिव थिंकिंग नहीं, ये सवाल मेरे से किसी और ने किया था कि इज इट रिग्रेसिव थिंकिंग, बट हाउ कैन यू कॉल इट रिग्रेसिव थिंकिंग? पहले देश तो दुनिया भर में चलता है। अगर हमको बहुत शौक है बेस्ट को फॉलो करने का, तो यूएस में भी यही होता है। जब तकलीफ आती है तो वो भी कहते हैं पहले देश, चाहे वो एक्टर हो चाहे कोई भी हो। तो पहले देश तो हमेशा ही रहता है। जब तकलीफ नहीं होती तो आप मिलके काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक पॉइंट आ जाता है तो आपको सबसे पहले तो देश के लिए खड़ा रहना है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि देखिए, आपने एक फिल्म बनाई अल्जाइमर्स के बच्चों को लेकर, आपकी पहली फिल्म जो डायरेक्ट भी आपने की थी ना, अल्जाइमर्स पर। दूसरी फिल्म जो अब आप डायरेक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं, यह भी फैमिली बॉन्डिंग्स पर है, और आप खुद बता रहे हैं कि पिता और बच्चे के बेसिकली मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो कहानी से पहले एक थॉट होता है, एक इमोशन होता है कि क्या इमोशन आप फील कर रहे हैं, क्या आप कन्वे करना चाह रहे हैं। फिर उसके हिसाब से कहानी में उस इमोशन को लाने के लिए आप एक कहानी बनाते हैं। मेरे अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग शायद शुरू से ही थी, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ गई जब when I had kids, and at that point of time I was feeling very strongly कि what आप खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी तकलीफ आ जाए या ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकता है, और एक बच्चा अपने पेरेंट के लिए क्या क्या कर सकता है। आई थिंक ये वैल्यूज़ तो हमारे देश की हैं, और ये रिग्रेसिव वैल्यूज़ नहीं है। ये हम खुश हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, और वेस्ट वाले रिग्रेट करते हैं कि उनके पास ये वैल्यूज़ नहीं है। अगर आज भी आप ज़्यादा उम्र के लोगों से वहाँ बात करें तो उनको बहुत तकलीफ होती है कि ये वैल्यूज़ हमारे यहाँ नहीं बची। और डर ये है कि हमारी सोसाइटी में भी ये वैल्यूज़ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, क्योंकि जो ये रिग्रेसिव थिंकिंग के नाम पे लोग सोचने लग गए हैं। आई थिंक फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कितनी भी बड़ी तकलीफ हो जाए, आपको सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी। तो आपको लगता है कि वो दौर आ पाएगा जब पुराने दौर में हम लोग 70s 80s तक आए हैं, पूरा परिवार फिल्म देखने गया, दादी अम्मा भी है, बच्चे भी हैं, माँ भी है, रोते हुए निकल रहा है, गाते फिल्म देखने की नहीं है बात यह है कि आज लोग एक और चीज में बहुत सरप्राइज होते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय वाइफ टू आल्सो से दैट कि मैंने जिंदगी में एक ही चीज बिलीव की, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे काजल जैसी बीवी मिली, कि मैंने हमेशा फैमिली वैल्यूज में बिलीव किया। और आज भी मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, और हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और लकीली काजल जब आई तो वो भी वही वैल्यूज में बिलीव करती थी, तो प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। और अब आज जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे माँ बाप के साथ मुझसे ज़्यादा अटैच्ड हैं। सुबह अगर मैं घर से निकलता हूँ, अगर मेरी माँ सामने होगी तो पैर छू के निकलता हूँ। तो ये रिग्रेसिव वैल्यूज नहीं है, और ना ये दिखावा है, क्योंकि घर पे कोई है नहीं किसको दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे सीख रहे हैं। बच्चों को बच्चे वही सीखेंगे। स्कूल में तो पढ़ाई सीख लेते हैं, घर पे आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? आपने ये को कहा मिली, आप लोगों ने तो इश्क किया था ना? हाँ जी,
आपने कहा मिली, मतलब इश्क था ना? हाँ इश्क था तो मिली, उसके बाद इश्क हुआ ना। बिना मिले इश्क कैसे होता है? ऑनलाइन नहीं मिले हम लोग। हाँ आजकल लेकिन ऑनलाइन इश्क होता है। ये जिक्र देखिए इसलिए निकला क्योंकि शिवाय जब आप फिल्म बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसकी कहानी भी आपकी है क्या? मेरे राइटर हैं, बट जो इमोशनल सीड है वो ऑफ कोर्स। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान की फिल्में, इंडिया पाकिस्तान वार के बाद की फिल्में, और इवन करगिल को लेकर भी जो पाकिस्तान के साथ है उसके बाद की भी फिल्में, वर्ल्ड वाइड कितनी भी देशों के बीच जो टकराव है, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर फिल्में, जो मैसेज पॉलिटिकली कन्वे नहीं दुनिया को किया जा सकता है वो फिल्म के जरिए किया जा सकता है। तो आपको लगता नहीं है कि चूंकि आप फिल्मकार हो, ऐसी फिल्में बनाए जिससे मैसेज कन्वे हो बनिस्बत आपको कहने की जरूरत ना पड़े? जी बिल्कुल। और मुझे ऐसे लगता है कि फिल्मों से आप मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, फिल्मों से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, फिल्मों से आप डिबेट शुरू कर सकते हैं। करना तो लोगों ने अल्टीमेटली, तो कम से कम एक टॉपिक, एक डिबेट शुरू की जा सकती है। और मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि फिल्म मेकिंग इज बेसिकली एंटरटेनमेंट, बट अगर उस दायरे में रहकर आप दोनों किस्म की फिल्में बना सकें तो ये सबसे बड़ी बात होती है। अभी मैंने हाल ही में एक फिल्म बनाई थी पास्ट, जो विमेन लिबरेशन पे है दुनिया भर में। अच्छा वो फिल्म मुझे हमने जो बनाई, जो राजस्थानी लैंग्वेज, जो कच्छ की लैंग्वेज है, एक अलग लैंग्वेज क्रिएट करके बनाई गई क्योंकि उस पर भी बहुत सारे विवाद थे कि औरतों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, थिंग्स लाइक दिस। और वो फिल्म मुझे पहले दुनिया भर में रिलीज करनी पड़ी। वो दुनिया भर में पिक्चर रिलीज की है। आपने सुना होगा एक जमाना था जब आप सुनते थे कि फिल्म सिल्वर जुबली हो गई, फिल्म गोल्डन जुबली हो गई, वो जमाना खत्म हो गया। आज लोग कहते हैं 100 करोड़ हो गया, 4 दिन में, 5 दिन में इतना हो गया, 6ठे दिन लोग फिल्म भूल जाते हैं। तो 3 दिन पहले मुझे फोन आया मेरे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फ्रांस के, कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर फिल्म हैज बिकम सिल्वर जुबली देयर। तो दुनिया भर में और हर फेस्टिवल में ये फिल्म गई है। आई होप किसी ने ये फिल्म देखी हो। पास्ट है फिल्म का नाम, रिलीज हो चुकी है हिंदुस्तान में। लेकिन सबसे लास्ट दुख की बात है कि मुझे हिंदुस्तान में ये रिलीज करनी पड़ी। पहले दुनिया भर से सारे अवार्ड्स लेके मुझे हिंदुस्तान आना पड़ा क्योंकि उसके अंदर कोई बड़ा स्टार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये दिखाना पड़ा देखो ये फिल्म सारी दुनिया भर में अप्रिशिएट हुई है, आप भी देखिए ये फिल्म। और कहानी किसकी है? हमारी है, हमारे देश की औरतों की है। और दुनिया भर में लोगों ने बोला कि ये सिर्फ आपके देश की कहानी नहीं है, हर औरत ने उसके साथ कनेक्ट किया कि किसी ना किसी तरीके से हर औरत वही फील करती है जो हिंदुस्तानी औरत भी फील करती है। न्यूयॉर्क से, बॉम्बे से, सिटी से, एवरीवेयर, women शहरों में across भी वही होता है, the- अलग तरीके से होता है, बट सप्रेशन तो वही है दुनिया भर में। इसलिए वो फिल्म दुनिया भर में बहुत चली है। तो आप जब कह रहे हैं कि शुडंट यू मेक दोस फिल्म्स, यस वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट। माय क्वेश्चन इज शुडंट यू वॉच दोस फिल्म्स? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो हम बनाएंगे। आपने कहा कि सोसाइटी में फिल्में बनती हैं, सोसाइटी में फिल्में हमेशा जो माहौल होता है उस हिसाब से बनती है। नहीं, सिर्फ सोसाइटी का मसला नहीं था अजय, हमारे जहन में यह सवाल था कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप दुनिया के कैनवास पर एक कलर भरते हैं, जिसके जरिए मैसेज कन्वे करते हैं। तो क्या कलाकारों के आदान प्रदान को लेकर, भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर पिछले 70 बरस हो गए सर, हम लोग की उम्र से पहले की स्थिति है जो स्थिति में जी रहे हैं, क्यों हम लोग अपने तौर पे रिपोर्ट्स फाइल करते हैं, बतलाते हैं, दिखलाते हैं, तो फिल्म बॉलीवुड इसमें क्यों बटी हुई हमको नजर आती है? हमारा मैसेज ये है कि उसको तो काम करना चाहिए था इस पर, नहीं, एक बेहतरीन फिल्म बनानी मेरा चाहिए। कहने का मतलब है कि ये हमेशा एक ब्लेम आता है बॉलीवुड पे। बॉलीवुड कहाँ से आई? बॉलीवुड हम इसी सोसाइटी से आई जो हमारी सोसाइटी है। तो टेक्निकली अगर आप बॉलीवुड वर्ड निकाल दें तो आप कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी बटी हुई है। एग्जैक्टली, ये भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बॉलीवुड पे स्पेसिफाई नहीं करूंगा। जैसे हमारी सोसाइटी बटी हुई है वैसे बॉलीवुड के फिल्म भी लोग भी बटे हुए हैं। तो क्योंकि हम सब आते तो एक ही सोसाइटी से, तो उसमें आपकी सोच अलग होगी, आपके साथ उसकी सोच अलग होगी, तो हर जगह लोगों और की हम सोच। पिक्चरें जो बनाते हैं, बेसिकली फिल्म्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट इज ओनली रिफ्लेक्टिंग व्हाट सोसाइटी एक्चुअली थिंक्स। जो सोसाइटी हमारी सोच, जो उनकी सोच है वही हम दिखा रहे हैं।
There is, I mean, we are not, हम शायद अपनी जो हमारी सोच है वो किसी और की सोच भी है. So we are a reflection of society. बट कुछ लोग जरूर, कुछ लोग ये जो आप कह रहे हैं वो पॉइंट लेके फिल्में बनाते हैं. मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली वैल्यूज पे नॉट इन अ रिग्रेसिव वे, आज अब मॉडर्न तरीके से भी फैमिली वैल्यूज और सटली भी, जैसे कि मैंने अभी शिवाई की जैसे मैं बात कर रहा था कि फैमिली वैल्यूज की बात वहां आ जाती है क्योंकि ये बेसिकली एक बाप बेटी की कहानी है. आई वुड से इट्स अ लव स्टोरी ऑफ अ फादर एंड डॉटर. तो आप फिल्में बना सकते हैं, बट और दुनिया और हिंदुस्तान में जितनी बड़ी पिक्चरें आज, जितनी सुपरहिट फिल्में हुई हैं, आप देखिए उसके पीछे इमोशन बहुत जरूरी है और फैमिली वैल्यूज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हैं. आप किसी भी फिल्म का नाम उठा, जो आपके जहन में सबसे सुपरहिट फिल्म आती है उसका नाम उठा लीजिए, आपको उसमें फैमिली वैल्यूज नजर आएंगे. ओके काजोल, एक तरफ फिल्म है जो फैमिली को महत्व देती है, दूसरी तरफ एक फिल्म है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की दिशा में बढ़ती है. ओके ए दिल, इंडियन सोसाइटी नेगेटिविटी या जो फिल्म देखने वाले दर्शक हैं वो नेगेटिव एस्पेक्ट को पसंद करते हैं या फैमिली बॉन्डिंग को देखने के लिए सिनेमाघर में पहुंचेंगे? I think लोग पिक्चरें देखने जाते हैं ताकि वो एंटरटेन हो. वो एंटरटेनमेंट कैसा भी चलेगा? बिल्कुल एंटरटेनमेंट. आई थिंक एज लॉन्ग एज जहां तक हो सके, अगर वो उनको उनकी फैमिली को लेके जा सके तो और भी अच्छा है. लेकिन अगर नहीं ले जा सके लेकिन फिर भी पिक्चर अच्छी है तो जरूर जाएंगे. तो आई थिंक इट्स दे गो टू गेट एंटरटेन्ड. आई डोंट थिंक बट बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी भी दुनिया भर में जहां इमोशन होगा वही फिल्म ज्यादा चलेगी. तो क्या ये ना माना जाए कि ये कंट्रोवर्सी एक बिजनेस है? मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी चाहता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, जैसे कि मैंने कहा कि अगेन हमारी फिल्म में हमारे यहाँ भी लोग बटे हुए हैं, जैसे सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी के लोग बटे हुए हैं. बट मुझे ऐसे लगता है कि जब कंट्रोवर्सी होती है तो इट टेक्स अवे फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द फिल्म. आपका ध्यान कि आपका प्रोमो अच्छा है, गाना अच्छा है, ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, वहां से हटा के आप कहीं और रख देते हैं. मुझे नहीं लगता उससे फायदा होता है. उससे अवेयरनेस क्रिएट होती है, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट शो के बाद ही पता चलता है. फर्स्ट शो के बाद ऑडियंस डिसाइड कर लेती है. पहले तो प्रोमो में डिसाइड कर लेती है, फिर उसके बाद अगर प्रोमो में मिसगाइड हो जाती है तो फर्स्ट शो देखने के बाद डिसाइड हो जाता है कि कौन सी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है. तो अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट ही चलता है. क्यों ये दिलवाले दुल्हनिया तो हटती ही नहीं है, चली ही जा रही है. क्योंकि अच्छी फिल्म है, क्योंकि अच्छी फिल्म है. अगेन फैमिली वैल्यूज की आपने एक, मैंने कहा था एक नाम लीजिए, और अभी तक सबसे ज्यादा फैमिली वैल्यूज, बिल्कुल सबसे ज्यादा फैमिली वैल्यूज उस फिल्म में आप देखिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो. तो हम इसीलिए कह रहे हैं आपसे बार बार कि आप इसे क्यों नहीं मानते हैं कि जी मैं बिल्कुल मानता हूं, इसलिए मैं फिल्म में उसी मैं बिल्कुल मानता हूं. अगर पहला मैटर करता है, फर्स्ट शो मैटर करता है, फर्स्ट वीक का बिजनेस मैटर करता है, तो ये कंट्रोवर्सी से बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट क्या हो सकता है? इससे बेहतरीन प्रचार क्या हो सकता है? नहीं कहा कि फर्स्ट शो मैटर करता है, मैंने कहा फर्स्ट शो डिसाइड कर लेता है, मैटर नहीं करता है. मैंने उल्टा कहा. मैंने कहा कि आप कितनी भी कंट्रोवर्सी कर लीजिए, पहले शो के बाद ऑडियंस सब कंट्रोवर्सी भूल जाती है और डिसाइड करती है ये अच्छी फिल्म है या नहीं है, देखनी है या नहीं है. फर्स्ट शो के बाद बात खत्म हो जाती है कंट्रोवर्सी की. तो वो लड़ाई जो है फर्स्ट शो की, वो लड़ाई से कोई फायदा है नहीं. तो आई थिंक कंट्रोवर्सी डज नॉट हेल्प. बहुत सारी फिल्मों पे डिस्कशन हुआ होगा. 3 हमारे जहन में बड़े क्लियर हैं. एक फिल्म थी, वाशिंगटन पोस्ट ने दिलवाले दुल्हनिया पर भी एडिटोरियल लिखा था. वाशिंगटन पोस्ट ने जिस वक्त मिसेस गांधी को लेकर फिल्म आंधी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पीरियड में भी लिखा था. और वाशिंगटन पोस्ट ने मौजूदा वक्त में जो बॉलीवुड पे डिस्कशन चल रहा है, इकोनॉमिस्ट में भी एक उस पर कमेंट आया है, इससे लास्ट इकोनॉमिस्ट में कमेंट आया है कि हिंदुस्तान की सोसाइटी और पॉलिटिक्स झटके में सिल्वर स्क्रीन की तरफ देखने लगी है. और लग ऐसा रहा है कि सिल्वर स्क्रीन शायद सोसाइटी के नॉर्म्स भी तय कर रहा है और पॉलिटिक्स भी तय कर रहा है. ओके, ये बिजनेस नहीं है क्या? ये बिजनेस नहीं है कि हमने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, उसमें तमाम बिजनेस पर्सन्स फिट बैठ गए, अजय देवगन जी भी बैठ गए, दूसरी तरफ काउंटर में करण जौहर भी बैठ गए, तीसरी तरफ कोई और इधर आ गया, कोई उधर आ गया. ये मैसेज क्या है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
जैसे अजय जी ने कहा है, आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं हो जाता है. आई थिंक नॉट दैट एनीबडी आस्क्स फॉर कंट्रोवर्सी. कोई मांगता नहीं है. आई थिंक दैट जैसे उन्होंने कहा, आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ, आई डोंट नो वेदर इट्स सो मच ऑफ पॉजिटिविटी. यू वांट योर फिल्म, आपने अपने पिक्चर को जो बनाया है, मैं एक साइड से कहूंगी क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर आई एम स्पीकिंग ऑफ शिवाय, आई वुड वांट पीपल टू गो हैप्पीली टू वॉच माय फिल्म. खुशी खुशी से जाएं, अपनी मर्जी से जाएं, किसी थॉट को लेके नहीं जाएं कि ये हमें पिक्चर देखनी चाहिए क्योंकि देखते हैं कि इसने क्या किया है. नहीं, इट शुड बी दैट अरे मेरे को शिवाय देखनी है यार, क्या पिक्चर होगी, क्या माइंड ब्लोइंग ट्रेलर होगा, मुझे ये पिक्चर देखनी है. इट शुड बी दैट इज द थॉट दैट एवरी फिल्म मेकर मेक्स अ फिल्म विद. हम सब पिक्चरें बनाते हैं, हमको सबको लगता है कि हम बहुत अच्छी पिक्चर बना रहे हैं, सबको लगता है कि हम मतलब पाकीज़ा के लेवल की पिक्चर बना रहे हैं, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट फिल्म. सो एवरीबडी वांट्स पीपल टू गो एंड वॉच देयर फिल्म एंड से दैट माय गॉड, क्या आई एम गोइंग इन टू वॉच देयर फिल्म, टू से दैट हाँ ठीक है, हम लोग ये पिक्चर देखने जाते हैं, क्या अरे क्या ट्रेलर है, हमने अरे शिवाय में क्या दिखाया हुआ है, क्या माउंटेन्स दिखाया हुआ है, क्या एक्शन है. So you want people to go in with that thinking, not thinking about के अरे हम कुछ मसालेदार कुछ निकलेगा, उसमें से मैं बात क्या कर सकूंगा उसके बारे में. तो दोनों दो दिशा की फिल्में हैं और कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस क्यों हो रहा है लगातार? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं, बिल्कुल कंपटीशन है भी नहीं और जेन्युइनली नहीं है. ये जो कंपटीशन की बात करें, ये बहुत ज्यादा हाइप दिया जाता है इसको, और सोशल मीडिया की वजह से और ज्यादा हाइप दिया जाता है. तो ये हम नहीं देते. कुछ लोग सोसाइटी के हैं, जैसे कि सोसाइटी में है, कुछ लोग इंडस्ट्री में हैं जो कोशिश करते हैं ये करने की, बट सभी ये नहीं करते. तो इतनी से बात को इतना बढ़ा दिया जाता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एंड नाउ ऑल्सो बिकॉज आई ऑनेस्टली से कि इतना सारा मीडिया हो गया हिंदुस्तान में, सबको कंटेंट चाहिए कुछ ना कुछ चलाने के लिए. कई ऐसी स्टोरीज होती हैं जो क्रॉस चेक भी नहीं होती कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, वो छप जाती. अब एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया, जैसे आप हैं, जैसे देयर आर ग्रुप्स, देयर आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल मीडिया पीपल ऑल्सो, बट आज मीडिया के नाम पे इतने लोगों ने सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया है काम कि जिनको पता ही नहीं है कि मीडिया होता क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है. बिल्कुल अनएडिटेटेड चला जाता है सब. आप देखिए आप देखिए हाँ, जो आप एक साइट बना लीजिए, आप अपने आप को मीडिया बोल दीजिए और आप दिन के 10 चीजें छापते रहिए, वो फैल जाती है. किसने फैलाई पता नहीं, लेकिन आपको भी बिजनेस मिल जाता है उसमें, क्योंकि आपका सडनली. तो ऐसे ही लोग फिल्म रिव्यू करने वाले भी आ गए हैं, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे खोल लेते हैं, बोलते हैं महाराज ये फिल्म मत. बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी रिव्यू कर सकता है, कुछ भी रिव्यू करता है. हाँ, मतलब क्रिटिक्स तो जितने क्रिटिक्स है वो टेक्निकली उन लोगों के हिसाब से सब बेकार है. क्रिटिक्स तो वो है जो जिनका लाइफ में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस फेल कर रहे हैं क्या? इंस्टीट्यूशंस, जैसा आपने कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पीपल लाइक टू सी नेगेटिविटी. हाँ, दैट्स व्हाई पीपल राइट नेगेटिव. क्योंकि अगर आप अच्छी बात कहेंगे, मैं आपको किसी के बारे में अच्छी बात कहूंगा, आप एक आदमी को कहेंगे, वो आगे कहेगा नहीं. अगर मैंने आपको किसी के बारे में कुछ बुरी बात कही, आप किसी और को कहिए, वो 10 लोगों को और कहेगा. ये आई थिंक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मेंटालिटी है. अच्छी बात एक जगह पे रुक जाती है आके, कि हाँ यार ठीक है यार, वो तो अच्छा आदमी, छोड़ो उसको. ये बुरा है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में क्या डिस्कस करें. तो ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है. तो अजय देवगन आपकी खुद हमने सिल्वर स्क्रीन पर देखा, आप एक वक्त जो एक्टिंग फूल और कांटे से आप शुरुआत करते हैं, और मैं कहूंगी कि इसीलिए हम लोग दोनों बहुत बोरिंग हैं. नहीं बोरिंग नहीं है, इसीलिए मजा है, ये कंट्रास्ट है ये एक. क्योंकि जख्म फिल्म आपने की थी, बड़ी शानदार फिल्म तरीके से की थी, लेकिन उसको उस रूप में स्वीकारा नहीं गया, जो भी वजह रही. लेकिन हम जो स्थिति ला रहे हैं कि अजय देवगन धीरे धीरे ऑल इज वेल में हम देखते हैं नए तरीके से आपको. ऑल द बेस्ट या कौन सी फिल्म थी जो कॉमेडी फिल्म? जी. तो आपके जो शेड्स हैं, वो शेड्स आपकी अपनी सोच के हैं जो आप फिल्मों को एक्सेप्ट करते हैं, या आपको लगता है कि सोसाइटी में एक चेंज आ रहा है कि वो ऐसी फिल्में चाहता है इसीलिए आप शिवाय तक पहुंच गए, जो पता नहीं नाम से फिलहाल किसी को भी लगेगी कि बहुत ही रिलीजियस कुछ मसला है, बिल्कुल स्पिरिचुअल मसला है. बिल्कुल रिलीजियस नहीं है. शिवाय एक कैरेक्टर का नाम है. एक
इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है ना। वो ऐसा आदमी है कि जो सुबह उठ के पाठ पूजा करता है या ये करता है, एक कनेक्शन फील करता है ऊपर वाले से। और इस इशू में इसमें बिकॉज हिज नेम इज शिवा, ही कनेक्ट्स विद शिवा। तो एक व्हाट आई हैव यूज्ड इज बेसिकली, मैंने एक फिल्म बनाई है जो कि बाप बेटी की लव स्टोरी है मैं कहूँगा, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो शिवाय इसलिए है, उसका नाम शिवाय मैंने क्यों रखा, मैं खुद बचपन से आई फील कनेक्टेड विद शिवा एनीवेज, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो भी हमने पढ़ा है शिवा के बारे में, शिवा वही एक भगवान है जिसके अंदर सारे फ्लॉज हैं जो एक इंसान में है। बाकी जितने भगवान हैं वो सब परफेक्ट हैं, वो सब स्माइल करके ये कर रहे हैं। आप शिवा के बारे में पढ़ो तो वो भोले भंडारी भी हैं, वो भांग भी लेते थे, उनको लोग बेवकूफ़ भी बना के चले जाते थे, और इवेंचुअली जब उनका दिमाग खराब होता था तो वो जाके ही इज द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। ये सारी जो इम्परफेक्शंस है मैं कहूँगा ये हर इंसान में, आप में है, मुझ में है। तो ही इज मोर लाइक अ ह्यूमन, कि ये इम्परफेक्ट भगवान है एंड अल्टीमेटली द डिस्ट्रॉयर ऑफ ईवल। तो टेक्निकली मेरी कहानी में अगर एक कैरेक्टर जो ये सब चीजें उसके अंदर हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इम्परफेक्शंस को यूज करता है एंड अल्टीमेटली बिकम्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ ईवल। इसके अलावा आई थिंक देयर इज नथिंग टू डू विथ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि शिव जी की बारात जैसे निकली थी, हर तरह की लोग उसमें थे, वैसे ही फिल्म देखने के लिए लोग पहुंच जाए। देखिए अल्टीमेटली आप देखिए हमारे यहाँ कितनी फिल्में बनी है, हमारे यहाँ सिंघम भी बनती है, सुल्तान भी बनती है, वो भी उतना बिजनेस करती है, वो भी उतना बिजनेस करती है। सिंघम में मैं पानी से निकलता हूँ ऐसे पूजा करते हुए, सुल्तान आपने देखी है। तो रिलीजन का प्रॉब्लम एंटरटेनमेंट में आता ही नहीं है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक चीज, चाहे कितनी भी बुराइयां हो हमारी इंडस्ट्री में, एक अच्छाई आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे कोई भी रिलीजियस सिचुएशन हो, हमारी इंडस्ट्री में अगर हम काम कर रहे हैं 250-300 लोग, हम हमेशा उसमें आधे हिंदू होते हैं, आधे मुसलमान होते हैं, कुछ पारसी होते हैं, कुछ क्रिश्चियन होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि हमने साथ बैठ के खाना नहीं खाया या ईद या दिवाली साथ में नहीं मनाई है। अगर हम साथ शूट कर रहे हैं तो हमने, मेरी फिल्म में मैं आपको बता रहा हूं, मेरी फिल्म में ईद भी मनाई गई थी और दिवाली भी मनाई गई थी, और जितने मुस्लिम थे वो सब दिवाली मना रहे थे हमारे साथ। और जब रोजे चलते हैं तो हमारे यहाँ शूटिंग पे शाम को खोलने के लिए, रोजा खोलने के लिए पूरा टेबल स्पेशल लगता है। और ये सब मैं अपनी यूनिट की बात नहीं करूंगा, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूं। तो आज तक ये प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री में नहीं आया। सबसे बड़ा क्रेडिट तो ये, अगर हम इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे इन्फ्लुएंस शुरू करें। आपके जहन में कभी नहीं आया कि काजोल को ले लें साथ में, फिल्म बनाए? काजल को मैंने लेके तो बोल दिया, मैंने तो बोला था, शिवाय शुरू हुई तो मैंने बोला। काजल को लेके पहले फिल्म बनाई थी, बट इस फिल्म में जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिल्म में कास्टिंग हमेशा होती है कैरेक्टर्स के हिसाब से, स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से। इस फिल्म में जो जरूरत थी वो फॉरेनर्स की ज्यादा जरूरत थी, जो कि इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जो हु आर नॉट सपोज्ड टू बी इंडियन। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से फॉरेनर लगती है। आपके लिए कोई कैरेक्टर नहीं लिख पाते हैं या? और मैंने तो इतना भी बोल दिया, मेरे को पासिंग दे दो, मेरे को सिर्फ एक पासिंग का शॉट दे दो, वो भी नहीं दिया। अच्छे एक्टर को बेस नहीं कर सकता मैं, ऐसा तो बोलना पड़ेगा। अब अगली फिल्म एक शुरू हो रही है हमारे प्रोडक्शन में, जो कि एक विमेन ओरिएंटेड फिल्म है, उसकी एक्ट्रेस काजल है। लोग मुझसे पूछते हैं आप उसमें काम क्यों नहीं कर रहे? मैं बोला दूसरा रोल जो है पिक्चर में वो है काजल के बेटे का, वो मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ। डॉग। तो कास्टिंग तो स्क्रिप्ट के हिसाब से होगी, और जिस दिन हम दोनों को ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाएगी जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे होंगे, दोनों को पसंद आएंगे, उस दिन जरूर करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको लगता है कि सिनेमा जो है, जो आप जिस दिशा में जा रहे हैं धीरे धीरे, ये आने वाले वक्त में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यह भी स्क्रीन पर आ सकता है?
बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि फिल्म इंडस्ट्री बटी नहीं है? देखिए ना, ईद भी मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। मेरे ख्याल से भारतीय समाज में मैं तो कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री बटी हुई है। नहीं, बटी हुई है। बटी हुई है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि फिल्म इंडस्ट्री बटी नहीं हुई। जैसे सोसाइटी बटी हुई है वैसे फिल्म इंडस्ट्री भी बटी हुई है। वेयर रिलीजन इज कंसर्न्ड नहीं बटी हुई। मैं सिर्फ एक टॉपिक के बारे में कह रहा था कि वेयर रिलीजन, आपने कहा कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, तो मैंने आपको एक बात बताई है कि ये हमारी इंडस्ट्री में ये सबसे ज्यादा ये होता है। तो अगर हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो इससे पहले इन्फ्लुएंस शुरू हो। बाकी चीजों में जरूर बटी हुई है, जैसे सोसाइटी बटी हुई है। देखिए, आप क्या देखते हैं? हम लोग जब देखते हैं कि शाहरुख खान कान पकड़ के कहते हैं इंटरव्यू में, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। मुकेश भट्ट साहब दिल्ली पहुंचते हैं, बोलते हैं 7 जन्म तक। करण जौहर कुछ और बोलते हैं। ये नेशनलिज्म है या डर है, क्या है? दोनों है, दोनों है। और इसमें मैं भी शामिल हूं। जहां नेशनलिज्म की बात होती है, आपको जो लगता है, जैसे मुझे जो लगा, मैंने कहा था थोड़ा टाइम पहले भी, आई स्टैंड बाय द कंट्री। पॉलिटिक्स जहां आता है वहां पे एक इंडस्ट्री वाला जो वो थोड़ा डरता है। वो इसलिए डरता है क्योंकि आज अगर किसी भी ग्रुप के अगेंस्ट कुछ कह दिया, आपकी फिल्म रोक दी जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो वहां वी आर वेरी वल्नरेबल वेयर पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। वेयर नेशनलिज्म इज कंसर्न्ड, आई डोंट थिंक बटा हुआ है। होंगे कुछ लोग जो बटे हुए होंगे, बट 90% देश तो यही आई थिंक यही सोचता है कि आई मीन आई वुड से फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट कि वी ऑलवेज फॉर द नेशन। नहीं तो आपको डर नहीं लगता इस बात से कि नेशनलिज्म का ये चेहरा हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है पाकिस्तान के कलाकारों को, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। विकास स्वरूप फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी, वो जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, 2 दिन पहले वो आके बोलते हमने तो कोई प्रतिबंध लगाया ही नहीं है। ये कहां से बात आ गई? बिल्कुल नहीं लगाया, नहीं लगाया है। और एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है, बोलती है खबरदार। सर यही तो कह रहा हूं मैं, ये पॉलिटिक्स है। हम पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं, ये फैक्ट है, क्योंकि हम उस हिसाब से बहुत वल्नरेबल है। बट जो बात हम कर रहे हैं, अगर हम देश की बात कर रहे हैं, तो उसमें आई स्टैंड बाय इट, टेक कंप्लीट स्टैंड। बट वेयर पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड, इट्स कभी कभार आप बोल देते हैं, बट ज्यादातर आप डर के चुप रहते हैं। आप कल्पना कर रहे हैं ये लकीर उस दिशा में जा सकती है कि कल पूछा जाए कि सारी शूटिंग्स देश के भीतर ही होगी, बाहर नहीं होगी? आई थिंक डेमोक्रेसी है ये, यहाँ डेमोक्रेसी है। हाँ, उसमें थोड़ी सफाई की जरूरत है, लेकिन डेमोक्रेसी है। आई थिंक इस हद तक बात नहीं पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी, आपको ऐसा लगता है? जी नहीं, आई होप, मुझे नहीं लगता कि इस हद तक बात पहुंचेगी कि आप सिर्फ देश में शूट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं नहीं पहुंचेगी, ठीक है, लेकिन जो स्थिति है उसमें तो डर ये भी लगने लगा है कि, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो आज़ादी के बाद या विभाजन के बाद जो भी कलाकार लीजिए, चाहे वो दिलीप कुमार का आपके जहन में हो, राज कपूर का नाम आता हो, बलराज सहनी का नाम आता हो, एक लंबी कतार है जो उस पार थी, विभाजन के बाद इस पार आ गई। और उस वक्त की फिल्में अगर आप देखिए, आखिरी फिल्म हमारे जहन में आती है गर्म हवा, जो दर्द उधर भी है इधर भी, कैफी आजमी कहते हैं। हम बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि जब आप 2 बड़े कलाकार बैठे हैं जो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, ऐसी स्थिति क्यों नहीं आ पा रही है कि हम कहें नहीं बल्कि हम दिखलाएं फिल्म बनाकर कि मैसेज पॉलिटिक्स से भी कभी कभी बड़ा होता है फिल्म का। और गर्म हवा जब फिल्म आई थी तो हैरत में थे। शास्त्री जी ने मनोज कुमार को बुलाकर कहा था, जनाब एक फिल्म बनाओ, जय जवान जय किसान, जिसमें नारा हो। उन्होंने फिल्म बनाई ऐसी। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है एक फिल्मकार को। क्या चीजें डाइल्यूट होती चली जा रही हैं? क्या है स्थिति? आप लोग के जहन में क्या उठता है? नहीं, जैसे कि आप जिस फिल्मों के नाम ले रहे हैं, काजल ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि फिल्में कैसे बनती है, आप स्क्रिप्ट क्या सोच के उठाते हैं। आप देखिए, अगर 50s में ज्यादातर आज़ादी पे इस पे फिल्में बन रही थी, फिर उसके बाद फैमिली ड्रामा सास बहू की फिल्में ज्यादा बनने लग गई। जो सोसाइटी में ज्यादा चल रहा होता है, उस दौरान हर डेकेड में एक कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है।
फिर उसके बाद सडनली आप फिल्में बनने लगी, आप देखिए 70s और 80s में कि मिनिस्टर्स करप्ट हैं, हर फिल्म में विलन मिनिस्टर होता था, गोल्ड की स्मगलिंग होती थी। अभी भी होता है। नहीं, अभी होता है लेकिन अब थोड़ा इवॉल्व हो गया है। पहले ट्रेंड चेंज हो गया है। अब फिल्मों में नहीं होता, ऐसे ही हो जाता है। नहीं नहीं, वो तो हमेशा से है, लेकिन जो पहले जो ज्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो उस पे था। फिर उसके बाद अंडरवर्ल्ड पे फिल्में बनने लगी, क्योंकि सडनली एक 10 साल बीच में आए जहाँ पे अंडरवर्ल्ड ने पूरा टेक ओवर कर लिया था, हर फिल्म अंडरवर्ल्ड में बनने लग गई। फिर उसके बाद जब ये कारगिल हुआ, यहाँ पे बीच में वॉर पे भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का प्रॉब्लम हुआ, जब वॉर्स हुए तब उस पे भी फिल्में बनी। तो उस वक्त जो करंट सिनारियो माइंडसेट सोसाइटी का होता है उस पे फिल्में बनती हैं, उसके हिसाब से फिल्में बनती हैं, या आगे की सोच की फिल्में बनती हैं कि लेट्स थिंक के लेट्स गेट अ लिटिल फ्यूचरिस्टिक। पुरानी चीजों पे फिल्म नहीं बनती है। नहीं, तो ये जो 7 जन्म तक कह दिया, हम 7 जन्म तक कलाकारों को नहीं लाएंगे, आपको लगता है ये मुहावरा है? नहीं, ये ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा, मुकेश भट्ट साहब पहुंचे थे ना राजनाथ सिंह से मिलने, तो बाहर निकल के पत्रकारों ने पूछा कि अब बोले हम 7 जन्म तक किसी पाकिस्तान कलाकार को नहीं काम देंगे। चलिए, बोला सर जनाब, बहुत बड़ी बात बोली है। इस जन्म का पता नहीं है, अगला जन्म लेंगे भी नहीं लेंगे नहीं पता लोगों को। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि 7 जन्म आप क्या करने वाले हो, मैं आपको ये नहीं बता सकता अगले 7 दिन में मैं क्या करने वाला हूं। और हमें 7 जन्म, क्या वो भी पक्का नहीं है। लेट्स सी। नहीं, आप 7 जन्म बोल रहे हैं। हमने आज ही अखबार में पढ़ा कि शूटिंग्स की डेट माहिरा खान को दी गई है, बाहर शूट होगा, क्योंकि इनको लग रहा है 26 जनवरी को फिल्म रिलीज होनी है, 26 जनवरी तक चीजें शांत हो जाएंगी। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब आई कांट कमेंट ऑन दैट कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं कि शूट कर रहे हैं नहीं कर रहे। कुछ जरूर सोच के कर रहे होते, डिपेंड करता है कि आपकी अपनी सोच क्या है उस वक्त। तो आई रियली डोंट नो अबाउट दिस, बट वेयर आई एम कंसर्न, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, और 7 जन्म का स्टेटमेंट नहीं दिया था, 7 दिन का भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। आई हैव वर्कड विद पाकिस्तानी एक्टर्स, आई हैव वर्कड, मेरी फिल्मों में पाकिस्तानी सिंगर्स ने गाने गाए, बल्कि मेरी लाइफ का जो सबसे बेस्ट म्यूजिक मुझे लगता है जो है वो फिल्म थी कच्चे धागे का, जो नुसरत साहब की लास्ट पिक्चर थी, उनकी आखिरी पिक्चर थी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। क्या बोलते हैं उसके, नुसरत साहब जो फिल्माया गया था कच्चे धागे में, सारे गाने उनके थे। नुसरत साहब खुद भी उस फिल्म में आते हैं ना एक जगह? नहीं, खुद नहीं आते हैं, बट उन्होंने गाना गाया था। आपको इनकी फिल्में अच्छी लगती हैं? मोस्टली ज्यादा? मोस्टली यस, उनकी पिक्चरें बहुत अच्छी कुछ फिल्में बहुत खराब भी लगती हैं। बट लेकिन मैं आई थिंक कुछ पिक्चरों में आई एम सब्जेक्टिव, आई एम नॉट सो ऑब्जेक्टिव। तो अगर वो अच्छे हैं पिक्चर में तो मुझे पिक्चर कभी कभार अच्छी लग जाती है। और बेहतरीन कौन सी फिल्म इनकी अच्छी लगी? मुझे एक्चुअली अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव ओपिनियन टू मी, मुझे लगता है कि उनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक आई वुड से इज इन कंपनी। कंपनी? I liked Company very much. I loved the performance of Company. Company and Bhagat Singh, Legend of Bhagat Singh. कंपनी में आप बहुत कम बोल रहे थे, साइलेंस बहुत मैसेज कन्वे करता है। नहीं, बात वो नहीं है, बिना it's वजह like की Twitter. बकबक चीजों को डाइल्यूट कर देती है, मैं उल्टा कहूंगा। अच्छा, ओंकारा में भी अच्छा था। ओंकारा Omkara maybe. है ना? बिल्कुल। अच्छा था ना? Omkara was हाँ, beautiful. हमें वो Brilliant हमें performance. लगता है वो अच्छा था। लेकिन I think Ajay is one of those अकेले एक्टर होंगे जो जिन्होंने I think हर जॉनर जो है किया है। तो शुरुआत उन्होंने एक्शन से की थी, बाद में उन्होंने हम दिल दे चुके सनम में रोमांटिक किया, और देन ही वेंट टू गोलमाल which was very unexpected. कभी सोच भी नहीं सकते थे कि फूल और कांटे का हीरो कभी गोलमाल करेगा। तो आई थिंक जो है कि आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स हु हैज मैनेज्ड टू मेक एवरी जॉनर ऑफ फिल्म एंड डू इट वेल एंड डू इट सक्सेसफुली. सो आई थिंक इन दैट सेंस उनकी जो पिक्चरें हैं, आई थिंक it's got the full range of acting basically. इनका चुलबुलापन आपको अच्छा लगता है सिल्वर स्क्रीन पे? कभी कभार सिल्वर स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे जरूर। हाल की फिल्म में जब इन्होंने रिवॉल्वर हाथ में ले ली तो कैसा लगा?
कौन सी फिल्म है? हाल की फिल्म में आपके हाथ में बंदूक ली थी। हाँ, मुझे भी चाहिए ये रिएक्शन। अच्छा, वो सिर्फ स्क्रीन पे ली थी। हम कुछ सवाल चाहेंगे कि जो बैठे हैं, अगर कुछ जी कोई है क्या? अजय जी, वीरेंद्र सिंह गुनावत आज तक से सवाल दोनों से है, अजय एंड काजोल से। अभी सीएम के पास एक मीटिंग हुई है जिसमें राज ठाकरे गए थे, उसमें कुछ बातें निकल के आई है। जो एक मोटी मोटी बातें ये थी कि जो करण जौहर की जो नई फिल्म आ रही है ए दिल है मुश्किल, उसमें शुरुआत में शहीदों की तस्वीर लगाई जाएगी। उसमें ये भी डिस्कशन में निकल के आया है कि भाई पाकिस्तानी कलाकारों के साथ कोई फिल्में नहीं बनेगी। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही मोटा मोटा प्रपोजल सामने आया है। पहला रिएक्शन इस पर कि अगर पाकिस्तानी कलाकारों के साथ फिल्म नहीं बनाती है या नहीं प्लान होती है, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन इट? दैट्स वन। आई मेड अ स्टेटमेंट, अभी भी मैं कह रहा था बट कंप्लीट नहीं किया। पाकिस्तानी एक्टर्स, जैसे कि मैंने कहा कि हम साथ में काम कर चुके हैं और हमें आगे भी करना चाहिए, बट हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं जब हम नेशनलिस्ट और नेशन की बात करते हैं, इस वक्त बैन नहीं होना चाहिए, बट हमें खुद डिसाइड करना चाहिए कि वी हैव टू स्टैंड बाय आवर कंट्री। अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां लड़ रही हैं और आप बोल रहे हैं कि यार आप लड़ते रहो और हमको जो करना है हमको वो करने दो, तो ऐसा नहीं होता। तो आई होप ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए ताकि वी कैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तब तक मैंने खुद कहा था कि मैं भी उनके साथ काम नहीं करूंगा, एंड आई एम वेरी और मुझे किसी ने ये सवाल पूछा था, एंड आई सेड कि अगर वो एक साथ खड़े होके, उन्होंने भी हम पे बैन लगाया है, हमारी फिल्मों पे, टेलीविजन पे, हर जगह बैन लगाया है, तो अगर वो देश के साथ खड़े हैं तो वो हमसे बेटर है। हमको भी देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। फिर हम क्यों झगड़े कर रहे हैं आपस में? हम आपस में झगड़े करके मरते हैं हमेशा। और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 7 जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा सवाल काजोल के लिए है कि एक ही दिन 2 फिल्में रिलीज हो रही है, शिवाय हो रही है, ए दिल है मुश्किल हो रही है। एक तरफ पति है, दूसरी तरफ एक गहरे दोस्त है आपके। किसके सक्सेसफुल के लिए आप वाकई में दुआ करेंगे एंड क्यों? गन थोड़ी पकड़ी दोनों ने एक दूसरे को गोली मारने के लिए जो दुआ करनी पड़ेगी। काजोल, योर रिएक्शन प्लीज। My reaction is, I think that I really think this, I believe this, that our country is a very big country. हमारा देश बहुत बड़ा है, थिएटर्स बहुत ज़्यादा हैं, and I think there's more than enough for everybody. I think there's more than enough for everybody. So if we're saying that 2 films are releasing together, then I think there are more than enough people to make both films a super hit. जी अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी। आपने अभी अभी कहा कि रिवॉल्वर पकड़ा था, पर घर में सिंघम कौन है आप दोनों के बीच में? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। गुर्राते वो है, गन मैं पकड़ती हूँ। हेलो सर, नमस्ते। हाँ सर जी, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता कि फिल्म डायरेक्ट करने के लिए आप काफ़ी समय लेते हैं बीच बीच में, तो ये मतलब स्क्रिप्ट, बेटर स्क्रिप्ट ढूंढते हैं या समथिंग अलग रीजन? नहीं, जैसे मैंने पहले भी जवाब दिया कि आप एक थॉट होता है, जब वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, वो थॉट कन्वे करना चाहते हैं, फिर उसके हिसाब से स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो वो थॉट बहुत आना जरूरी होता है। तो जब एक अंदर की एक फीलिंग होती है तब आप बनाते हैं। और वैसे भी मैं एक्टर भी हूँ और मैं काफी टाइम से बनाना भी चाह रहा था। 3-4 साल तो मुझे लग गए कि अपनी जो कमिटमेंट्स थी वो कंप्लीट करूँ। फिर उसके बाद, क्योंकि फिल्म 2 साल से मैंने बाहर काम नहीं किया, क्योंकि जब आप खुद बनाते हैं तो फिर 24 घंटे कम पड़ते हैं। मतलब हम इस वक्त पिछले 1.5 महीने से सुबह 6 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं और फिर सुबह ऐसे ही बाहर काम के लिए निकल जाते हैं। तो आई थिंक उसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है और फिर आई होप नेक्स्ट टाइम इतना गैप ना आए। ओके, थैंक यू सर। नहीं, आपकी राय क्या है? आप खुद बता रहे हैं इतना काम करते हैं, इस रूप में हम लोग काम करते हैं, तो मैं मैडम से कुछ हर पूछना कलाकार चाहता काम था, कर, सर। एक मिनट, या। हर कलाकार काम कर रहा है, तो सपोज कीजिए ए दिल ही सही, वो भी उन्होंने पूरा काम किया और वाकई जो एक आर्गुमेंट है कि जिस समय पाकिस्तान के कलाकार आए तब दोनों देशों के बीच रिलेशन अच्छे थे। बिल्कुल। तो मुश्किल क्या हो देना भी ग्लैमराइज हो जाना है? हाँ बिल्कुल। आई थिंक जोड़ना नहीं चाहिए।
आई थिंक ये तो डिसीजन ऑडियंस का होना चाहिए कि उनको फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है, और इस पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम कह रहे थे, डेमोक्रेसी है, तो और कौन सी नहीं देखनी है। तो ये संयोग है या स्ट्रेटजी है, दोनों एक साथ रिलीज हो रही है फिल्म? नहीं, ये स्ट्रैटेजी क्यों होगी? स्ट्रैटेजी आदमी इंसान किसी एक की? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कोई अपना नुकसान क्यों कराएगा। और संयोग जब है। दो फिल्में, हाँ बिल्कुल, और हर आदमी चाहता है कि एक अच्छे पीरियड में, जब छुट्टियों का पीरियड हो तो पिक्चर रिलीज हो। तो अब ऐसे तो हफ्ते बहुत कम है पूरे साल में और पिक्चरें बहुत ज्यादा। और ये एक समाज के माइंडसेट का भी इम्तिहान है। एक तरफ फैमिली बॉन्डिंग है, दूसरी तरफ इश्क का झोंक है। आई थिंक सोसाइटी भी बटी हुई है। जो उस तरीके की फिल्में देखते हैं वो उस तरीके की फिल्में देखेंगे, जो इस तरह की फिल्में देखते हैं वो इस तरह की। जो वहां बोर होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से होंगे वहां चले वहाँ जाएंगे। चले जाएंगे। जी, पूछा जाए। हेलो सर, मेरा नाम धीरज है। मेरा अजय सर से ये सवाल है कि सर, हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तानी कलाकार काम करते हैं उनको जो सैलरीज वगैरह जो जाती है हमारी इंडस्ट्री से, मतलब उसका टैक्स जो पाकिस्तान सरकार को जाता है वो इनडायरेक्टली एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में वगैरह यूज़ होता है। तो इंटेंशन तो हमारा वैसा कुछ होता नहीं है उसका, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इसके लिए उनको सपोर्ट मिलता है उस एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर? देखिए, ये मेरे और आपके लगने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये डिसीजन गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, और ये जितना आप समझते हैं या मैं समझता हूँ उससे ज्यादा उनको जानकारी होती है कि क्या कहाँ जा रहा है। तो ये कॉल तो आप और मैं ले नहीं सकते, ये कॉल सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है। तो ये सवाल आपका जो डायरेक्शन है सवाल का, ये गलत इंसान की तरफ है। थोड़ी उंगली घुमा के दिल्ली की तरफ कर दीजिए, वो सही जवाब दे देंगे। थैंक यू सर। वैसे टैक्स हिंदुस्तान में पे कर दिया जाता है जो 30% है, उसके देखिए। बाद की अमाउंट वहां जाती है, ऐसा तो होता नहीं। टेक्निकलिटीज का हमें पता नहीं होता, हम सिर्फ सवाल कर देते हैं। वो दे दिया जाता है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। नहीं, हम क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे जैसे सरकार की तरफ से एक आदमी आके खड़ा होके बोले कि भाई ये राइट है और इसको हम फॉलो करेंगे, या इंडस्ट्री की तरफ से 2 आदमी आके बोले 10 लोग नहीं, एक देखिए, कमेटी हो। बात वो नहीं है। एक आदमी आप वहां से खड़ा कर दीजिए, एक आदमी यहाँ से खड़ा कर दीजिए। 10 कमेटी हो, उसमें से एक आके बोले, या 20 बिल्कुल, आप 500 कमिटीज बना दीजिए, सुनने वाला कौन है? और दूसरा जो मेरी एक बात थी कि आपका कहना है कि बॉलीवुड बटा हुआ है, मुझे कहीं आपको भी शायद इस बात की जानकारी, कहीं ना कहीं मीडिया भी इस चीज को लेके बटी हुई है। और बिल्कुल, मेरा सवाल, मैंने ये नहीं कहा था सिर्फ बॉलीवुड बटा हुआ है, मैंने बोला हमारी सोसाइटी बटी हुई है, और उसमें बॉलीवुड भी सोसाइटी में से आता है। आप, मैं, पुलिस फोर्स, ये सब कहाँ से आते हैं? हम कहते हैं कि पुलिस करप्ट है या ये डिपार्टमेंट करप्ट है। कोई डिपार्टमेंट करप्ट नहीं बॉलीवुड होता। से ज्यादा बड़ा रोल मीडिया का भी है, वो किस चीज को दिखाएंगे, मैं किसको उसी नहीं पॉइंट पे आ दिखाएंगे। रहा हूँ। तो हम सब मीडिया, हम सब इसी सोसाइटी से आते हैं, और बेसिकली जो सोसाइटी में होता है, लोग कहाँ से आते हैं? लोग वहीं से आते हैं, सोसाइटी में से आते हैं। तो सोच तो सोसाइटी होगी। अब सोसाइटी को हमने डिवाइड कर दिया कि ये मीडिया है, ये बॉलीवुड है, ये पुलिस फोर्स है, लेकिन है तो सोसाइटी, और हर इंसान वहां जो काम कर रहा है ये हमारी सोसाइटी, हिंदुस्तान से काम कर रहा है, हमारी सोसाइटी से काम कर रहा है। तो सोसाइटी बटी हुई है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट डिपार्टमेंट। और पाकिस्तानी एक्टर आने से यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। मुझे जो लगा कि लोगों को तकलीफ ये थी, यूरी अटैक पे उनका क्या कहना है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। आई थिंक लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इनको अच्छा लगा है कि बुरा लगा इस चीज को लेके। पाकिस्तानी एक्टर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि वी कंडेम दिस। आई एग्री विद यू ऑन दैट। आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन। आया। तो काजल जी, हर कोई मजा लेता है नहीं, जैसे सिनेमा का जिक्र होता है, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो, हर कोई मजा लेने लगा है ना। मीडिया भी मजा लेने लगा है, पॉलिटिक्स भी मजा लेने लगे। बिल्कुल, सिनेमा आजकल द टीवी चैनल्स आर मोर एंटरटेनिंग देन सास बहू के सीरियल्स भी। बिल्कुल। जेन्युइनली कुछ टेलीविजन चैनल्स ऐसे हैं जिसमें जब मैं कभी रात को 8-9 बजे घर पहुंचता हूँ, 10 बजे घर पहुंचता हूँ, तो 4 फिल्में देखता हूँ, कोई अच्छी नहीं आ रही तो न्यूज चैनल पे चला जाता हूँ कि यहाँ ज्यादा ड्रामा चल रहा है। सो देयर आर, तो इट्स ऑल, आई थिंक सब ड्रामा। आप देखिए टेलीविजन पे भी कितने ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे वो जो सास बहू वाले सीरियल में जो म्यूजिक बजता है, धाड़ धाड़ धम, तो स्टोरी के साथ वैसे म्यूजिक बजने लगे, तो पूरा सब कुछ ड्रामेटाइज किया जा रहा है, सब ड्रामेटाइज तो हो जाता आपके लिए खतरे की घंटी है अगर पॉलिटिक्स भी इंटरटेन करने लगे, मीडिया भी इंटरटेन करने लगे, मजा लेने लगे, क्या करेंगे फिर? खतरों से खेलने
में बुराई क्या है? सारी सोसाइटी ऐसी है, उसमें मैं मीडिया को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। मीडिया भी इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं। आपने जैसे कहा कि हम वो फिल्में बनाते हैं जो लोग देखते हैं, तो मीडिया भी वही करता है जो लोगों को देखना है। सपोर्ट करेंगे मुझे? बिल्कुल। डन डन। डन। उनको लेंगे? वो डिसाइड किया जाएगा। हाँ, छोटी बच्ची का रोल होगा तो चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so अजय much. काजोल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अजय देवगन एंड काजोल। आज के शो की इतनी खूबसूरत शुरुआत हुई आपके साथ।